गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाएं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 12वीं के लिए होगा और लंबे समय के पश्चात मैं आज आपके बीच वीडियो के माध्यम से फिर से उपस्थित हूं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो प्रकाश है वह हमें दो रूपों में दिखता है। एक होता है प्रकाश का तरंग रूप और दूसरा है प्रकाश का कण रूप। तो यहां पर जो थ्योरियां चल के आती हैं, यानी कि जो सिद्धांत दिए जाते हैं, वो सिद्धांत या तो तरंग रूप को सेटिस्फाई करते हैं या तो उसके मैटर यानी कि कण रूप को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको हाइगेन्स की थ्योरी के बारे में बताया था और जो हाइगेन्स की थ्योरी थी वह सपोर्ट करती है प्रकाश के तरंग रूप को। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो तरंग रूप था वह किन किन बातों के बारे में बात करता था। तो हाइगेन्स की थ्योरी के जो मुख्य बिंदु थे वह इस प्रकार से थे। सबसे पहले एक प्राथमिक स्रोत था और यह प्राथमिक स्रोत अपने चारों तरफ यानी कि हम ये कह सकते त्रिविमीय रूप में प्रकाश को चारों तरफ फैलाता था, समान रूप से वितरित करता था। तो इस तरीके का प्रकाश इस तरीके से इससे वितरित होने लगे, यानी कि इस तरीके से प्रकाश उस प्रकाश स्रोत के चारों तरफ वितरित होगा। मैंने इसको समझाने के लिए जो एग्जांपल आपको दिया था, मैंने कहा था कि एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और उस पत्थर के टुकड़े को आप शांत पानी के तालाब में फेंके तो आपको दिखेगा जहां पर आप पत्थर को फेंकते हैं उसके पश्चात उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो वह भी तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यही है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है वो प्रकाश स्रोत अपने चारों तरफ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। उसमें दूसरा पॉइंट ये आया कि जब हम माध्यम के बिंदुओं का एक बिंदु पथ लेते हैं, मान लीजिए कि ये माध्यम के कुछ बिंदु हैं, मान लीजिए ए बिंदु है, बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। इन बिंदुओं को हमने लिया और ये बिंदु समान कला में कंपन कर रहे हैं। समान कला का अर्थ क्या होगा? मान लीजिए 4 बच्चे डांस कर रहे हैं और डांस करते हुए सबके सब अपना दायां पैर उठाते हैं और जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सबके सब एक ही कला में है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रकाश माध्यम में चलता है तो माध्यम के कण एक ही कला में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उन कणों का जो कंपन होगा, उनकी जो स्थिति होगी वो एक जैसी होगी। तो उसे हाइगेन्स ने कहा था तरंगार्ग, यानी कि ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ है इसे हम तरंगार्ग कहते हैं। अब सबसे मुख्य बात यह थी कि जो तरंगार्ग में बिंदु स्थित थे, ये बिंदु पुनः द्वितीय प्रकाश स्रोत बन जाते हैं। यानी कि पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश आगे बढ़ा, उसने एक तरंगार्ग का निर्माण किया। तरंगार्ग किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया कि बिंदुओं का ऐसा पथ जो कि एक ही कला में कंपन कर रहे हैं, यानी कि जो माध्यम के कण है वो एक ही कला में कंपन करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि जो बिंदु है वो बिंदु फिर से प्रकाश स्रोत बन जाते हैं। यानी कि इस प्रकाश स्रोत की तरह ये भी अपने चारों तरफ इस तरीके से ये भी प्रकाश को क्या करते हैं, चारों तरफ वितरित करते हैं। तो जो प्रकाश है यहां पर जो वेव फ्रंट है यानी कि जो तरंगार्ग है, उस तरंगार्ग में स्थित जो बिंदु पथ है वो बिंदु पथ पुनः अपने चारों तरफ यानी कि प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत बन जाता है और वह भी प्रकाश को अपने चारों तरफ समान रूप से वितरित करता है। तो इसको हम तरंगिकाएं कहते हैं। इसी तरीके से फिर से हम बिंदुओं का लोकस लेंगे। मान लीजिए एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है। ये सारे बिंदु भी एक ही कला में स्थित है। तो इन बिंदुओं का भी अगर हम लोकस लेंगे, बिंदु पथ लेंगे तो फिर से एक तरंगार्ग बनेगा जिसे हम द्वितीय तरंगार्ग कहते हैं। और इसी प्रकार से जो प्रकाश है वह आगे बढ़ता रहता है। तो कुल मिलाकर जो हाइगेन्स की थ्योरी है वह कहता है कि जो प्रकाश है वह तरंगों के रूप में इस तरीके से आगे बढ़ता है और ये तरंगे माध्यम में संचरण उत्पन्न करती हैं और नए नए तरंगार्ग बनते रहते हैं और जो तरंगार्ग होंगे उन पर जितने भी बिंदु होंगे वो बिंदु पुनः प्रकाश के स्रोत बन जाते हैं। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। जो प्रकाश का व्यतिकरण है उसका अर्थ क्या होता है? एक शब्द है इंटरफेरेंस। आपने सुना होगा कि हम बहुत सारे काम करते हैं और उस काम में कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है, हम कहते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। तो यहां भी क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें, ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश किरणें एक साथ एक ही माध्यम में गमन करती हैं या संचरण करती हैं, मान लीजिए दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें हैं और वो यहां से, एक स्रोत यहां पर है, एक स्रोत यहां पर है, एक स्रोत यहां पर है, यहां से आगे की तरफ बढ़ने लगी, तो जब वो इस माध्यम में आगे बढ़ेगी तो वो प्रकाश किरणें पहला प्रकाश स्रोत होगा, इससे क्या हुआ, यहां पर तरंगें उत्पन्न हुई। जो द्वितीय प्रकाश स्रोत होगा इससे भी तरंगें उत्पन्न हुई, जो तृतीय प्रकाश स्रोत होगा इससे भी तरंगें उत्पन्न हुई। और ये तरंगें, यदि ये प्रकाश स्रोत बहुत नजदीक है तो ये तरंगें एक दूसरे को क्या करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी, एक दूसरे के संचरण में दखल देंगी। तो यही प्रकाश का व्यतिकरण है। इसके फलस्वरूप होता क्या है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ेगी, जहां ये तरंगें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो वहां पर तीव्रता बढ़ जाएगी, और कुछ बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह घट जाएगी या शून्य हो जाएगी। तो उन बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता का मान है या जो प्रकाश है वह शून्य हो जाएगा। ये जो व्यतिकरण की घटना होती है वो किस तरीके से होती है उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मान लीजिए दो प्रकाश स्रोत हैं। अब यहां पर कंडीशन ये होती है कि जब व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो प्रकाश स्रोत हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम दो प्रकाश स्रोत ले रहे हैं, एक प्रकाश स्रोत है S1 और दूसरा प्रकाश स्रोत है, यहां पर दिखाते हैं S2। ये दो प्रकाश स्रोत हैं। जब इन प्रकाश स्रोतों में व्यतिकरण होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इनसे जो लाइट निकले, यानी कि जो प्रकाश इनसे उत्सर्जित हो रहा हो, वो प्रकाश लगभग समान आवृत्ति का होना चाहिए या उसकी तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा लेकिन लगभग बराबर होना चाहिए। तो जब ये दो प्रकाश स्रोत लाइट को, मान लीजिए इस प्रकाश स्रोत से भी जो प्रकाश है वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है और इस प्रकाश स्रोत से भी जो प्रकाश है वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जब इस स्रोत से प्रकाश आगे बढ़ेगा तो वो सीधे नहीं जाएगा बल्कि अपने चारों तरफ एक तरंग रूप बनाते हुए चलेगा। यहां पर आप ये मान लीजिए कि शांत तालाब में आपने एक साथ दो पत्थर फेंके तो दोनों से जैसी तरंगें आपको दिखती हैं वो उसका विजुअल रूप है। जैसी तरंग आपको दिखती है आपको यहां पर कल्पना करनी पड़ेगी कि जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो ठीक इसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो पहला प्रकाश स्रोत है इससे जो प्रकाश जाएगा इससे भी इस तरीके की तरंग आगे बढ़ेगी, ये देखिए, और तरंग बढ़ती जाती है। एक और चीज आपने अनुभव की होगी, जहां पर आप पत्थर फेंकते हैं वहां पर छोटी सी तरंग बनती है, फिर आगे की तरफ बड़ी तरंग, फिर धीरे 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 वो तरंग क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक ऐसा ही यहां भी होगा। जो पहला स्रोत है उससे पहले छोटी तरंग, फिर बड़ी तरंग, और धीरे धीरे ये जो तरंग है वो बढ़ती जाएगी। तो पहले प्रकाश स्रोत से तरंगें इस तरीके से निकली। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा प्रकाश स्रोत है इससे भी तरंगें निकलेंगी। तो आप देखिए इससे पहले छोटी तरंग निकली, फिर बड़ी तरंग निकली, फिर और बड़ी तरंग, फिर और बड़ी तरंग, और फिर और बड़ी तरंग। तो इस तरीके से जब ये प्रकाश तरंगें आगे को गमन करेंगी उसी माध्यम में, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बिंदुओं पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ये प्रकाश तरंगें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, व्यतिकरण की जो घटना है वो इसी को डिफाइन करती है कि यदि वो समान कला में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक जैसी कला में, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो उन बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह बढ़ जाती है। और यदि वह असमान कला में मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होकर मिलते हैं, तो वहां पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह घट जाती है।
तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि जब प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में संचरण करती हैं और उनकी जो तरंग दैर्घ्य है या आवृत्ति है या मैंने कहा जो आयाम है, एम्पलीट्यूड्स हैं, वो लगभग बराबर हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, हमेशा डिस्टर्ब करेंगी या एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी, इंटरेक्शन होगा उनका आपस में, और यही घटना व्यतिकरण की घटना है। तो व्यतिकरण को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक साथ एक ही माध्यम में, आप यहां देखिए हमने दो स्रोत दिए थे और उनसे दो प्रकाश तरंगें निकली, तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक, या तो दो हो, कम से कम दो हो, अकेली प्रकाश जो तरंग होगी वो कभी भी व्यतिकरण नहीं करेगी, क्योंकि व्यतिकरण हमेशा किसके साथ होना है, दूसरी तरंग के साथ होना है। तो कम से कम हमारे पास दो प्रकाश स्रोत चाहिए या हम दो प्रकाश किरणें कहेंगे। तो जब एक ही समय में एक ही माध्यम में दो प्रकाश स्रोतों से या दो से अधिक प्रकाश स्रोतों से प्रकाश तरंगें निकलती हैं, तो माध्यम के कुछ कणों पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। तो यह घटना कहलाती है व्यतिकरण की घटना। तो दो प्रकाश स्रोतों से जो प्रकाश निकलता है, यदि वह एक ही समय में एक ही माध्यम में हो और प्रकाश स्रोत एक दूसरे के बहुत नजदीक हो, तो उनमें व्यतिकरण होता है। जो व्यतिकरण है अच्छे तरीके से हमें दिखे, उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो यहां पर मैंने लिखी हुई है। तो प्रकाश स्रोत एक जैसे हो, अर्थात जो प्रकाश है वह समान कला में हो या उनके बीच में एक अल्प कला संबंध हो, यानी कि जो कला का अंतर है वो थोड़ा सा होना चाहिए और वो कला संबंध जो है हमेशा नियत रहना चाहिए, यानी कि जितना अंतर है वो अंतर हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। दूसरी शर्त है कि प्रकाश स्रोत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो व्यतिकरण बहुत अच्छा दिखे, इसके लिए जरूरी है कि जो प्रकाश स्रोत हो वो एक दूसरे के बहुत ही निकट हो। यहां पर एक और कंडीशन में जोड़ना चाहता हूं, प्रकाश स्रोत जितने छोटे होंगे, बड़ा प्रकाश स्रोत नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत होना चाहिए। यदि बिंदुनुमा होगा तो आपको बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है स्क्रीन पर दिखने वाला है। तो यहां पर अगली जो कंडीशन है, प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक जैसे होने चाहिए या लगभग समान होने चाहिए। प्रकाश संचरण एक ही समय में एक ही माध्यम में होना चाहिए। तो दो प्रकाश किरणों में व्यतिकरण की घटना केवल तभी होगी जब वो एक ही समय में एक ही माध्यम में गमन कर रही हो या संचरण कर रही हो। प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो प्रकाश होता है हम जानते हैं, जो जिसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। तो यहां पर जो प्रकाश है उसे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, यानी कि एक ही कलर हो। जैसे सोडियम लाइट होती है वह पीले कलर की होती है। तो एक वर्णी प्रकाश हो तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा स्क्रीन पर वह एकदम क्लियर दिखेगा। तो ये कंडीशंस यदि होती है दो प्रकाश स्रोतों में तो व्यतिकरण की घटना हमें दिख जाएगी। अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दो जो प्रकाश तरंगे हैं, दो स्रोतों से जो प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं, उनमें व्यतिकरण किस आधार पर होता है। तो यहां पर हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब एक ही माध्यम में दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें संचरण करती हैं तो उनके संचरण के फलस्वरूप एक परिणामी तरंग हमें प्राप्त होती है, यानी कि तरंगें बहुत सारी हैं लेकिन उनका परिणामी एक ही मिल रहा है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जगह पर 4 या 5 स्टूडेंट हैं और वो एक ग्रुप सॉन्ग यहां पर गा रहे हैं। यदि सारी कंडीशंस एक जैसी हुई, अर्थात उनके सुर ताल एक जैसे हुए, तो जो साउंड हमें सुनाई देता है, जो संगीत हमें सुनाई देता है वह एक ही सुनाई देता है, यानी उन सब का एक परिणामी संगीत हमें सुनाई देता है। जबकि हम जानते हैं कि वहां पर 4 या 5 बच्चे गा रहे हैं।
ठीक इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक माध्यम में संचरण करती हैं और विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, उनकी तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए, उनके आयाम समान होने चाहिए, तो उनमें अध्यारोपण होगा, यानी कि वो एक तरंग बनेगी। उस परिणामी तरंग के एम्पलीट्यूड का मान कितना होगा, यानी कि आयाम का मान कितना होगा, उसका कला संबंध क्या होगा, सबसे पहले यह जान लेते हैं। और इसी से हम जो व्यक्तिकरण की घटना है उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके लिए कला संबंध क्या होगा, उसके लिए पथांतर का संबंध क्या होगा, वो सब समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले दो तरंगों का अध्यारोपण समझते हैं और उसके पश्चात आगे व्यक्तिकरण के लिए कंडीशंस हम इससे फाइंड करने वाले हैं। कंडीशन क्या है कि आपके पास दो तरंगे हैं। एक तरंग को मैं नाम दे रहा हूं y1। ये y1 जो है उस तरंग की विस्थापन का मान है, मतलब जो तरंग है उस तरंग में बहुत सारी चीजें होती है, विस्थापन होता है, आयाम होता है, कला होती है, तो ये उसका क्या है, विस्थापन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव होती है क्लास 11th में हमने पढ़ी है, वो इस तरीके से दी जाती है। तो a1 उसका आयाम है, यहां पर साइन ओमेगा टी, a1 आयाम है, साइन एक कला संबंध के लिए आता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति भी आप इसको कह सकते हैं, कोणीय वेग भी आप इसको कह सकते हैं, और टी क्या है, समय के साथ क्या बता रहा है, उसका मान बता रहा है। कुल मिला के जो ओमेगा टी होता है ये थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, थीटा। थीटा यानी कोण का मान। किसका मान होता है, कोण का मान, कि तरंग कितने टाइम में कितना कोण बना रही है, ये दो चीजें निर्भर करती है। कोणीय वेग और प्लस टाइम का जो मल्टीपल होता है वो क्या बताते हैं आपको, थीटा बताता है। अरे ये संबंध तो है आपके पास, आप वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या हो गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। बहुत इजी है, इसी से निकला हुआ है। तो ये पहली वेव है जिसका विस्थापन मैंने y1 से दिखाया। किससे दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूं जो दूसरी वेव है वो y2 है, उसका जो आयाम है वो क्या है, a2 है, और यहां पे साइन, अब हम यहां पे ओमेगा टी ले सकते हैं। ओमेगा टी लिया तो उन दोनों का जो कला है, दोनों वेव की जो कला है, यानी कि दोनों तरंगों की जो कला है वो समान है, क्या है? लेकिन हम एक जनरल कंडीशन, हम चाहते हैं कि उनमें एक फेज डिफरेंस रखा जाए, एक नियत कला संबंध रखा जाए, मतलब कला में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो उस अंतर को दिखाते हैं। यहाँ पे प्लस मैंने क्या लिख दिया बेटा, 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5। अरे इसका आगे मान लीजिए 45 डिग्री का कोण है। कितना है, पहले वाले का कितना है, 45 डिग्री। जो दूसरे का एंगल है वो 45 प्लस 20 और है, कितना है, या 10 और है, या 5 और है, यानी कि इतना मान उसमें क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। वो थोड़ा उससे या तो आगे है तो हल्की क्या है, पीछे है। समझ में आ गया? तो ये एक नियत कला संबंध है। अरे यहां तक क्लियर हो गया? अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता, मैंने क्या कहा कि इन दो वेव का एक परिणामी वेव बनेगी। क्या बनेगी, परिणामी वेव। तो परिणामी वेव का अर्थ क्या हुआ कि y और y1 प्लस क्या हो जाएगा, y2। यही तो हुआ परिणामी वेव। अरे समझ में आ रहा है? पहली जो वेव थी उसका विस्थापन y1 था, दूसरे का क्या है, y2। तो जो रिजल्टेंट होगी, यानी कि जो परिणामी तरंग होगी, उसका क्या विस्थापन कितना हो गया, y1 प्लस y2। अब y1 का मान रख दीजिए, कितना है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, 5। यहां से आगे आपको फिजिक्स कुछ नहीं समझनी है, फिलहाल आपको मैथ सॉल्व करनी है, टोटल मैथ्स है। उसके पश्चात जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा उस रिजल्ट पे हम डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हम जो व्यक्तिकरण की घटनाएं होंगी उनको समझेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर अगर आपके समझ में आ चुका है तो अब हमें इस रिजल्टेंट वेव का, यानी कि जो परिणामी तरंग है, इस परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। क्या करना है? अभी तक क्या आयाम थे, a1 और a2 थे। अरे सही है। कला संबंध क्या था, यहां ओमेगा टी है और यहां क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 है। तो हमें क्या करना है, जो परिणामी तरंग बनने वाली है उस परिणामी तरंग का एक तो आयाम ज्ञात करना। मैंने कहा ना एक तरंग बनी, क्या बनी? अरे आपको एग्जांपल दिया कि 4 बच्चे गा रहे हैं, कोई कम आवाज में गा रहा होगा, कोई ज्यादा, कोई कुछ भी गा रहा होगा, तो वो अलग अलग है ना उनकी आवाजें। उसके बाद एक सुर हमें मिल रहा है, वो एक ग्रुप सॉन्ग गा रहे हैं
और उस ग्रुप सॉन्ग में हमें एक आवाज सुनाई दे रही है, तो वो परिणामी मान है या नहीं है? अरे परिणामी ध्वनि है ना। तो उस परिणामी ध्वनि में उन सबका योग हुआ है या नहीं हुआ है? मानते हो आप? हुआ है योग। तो यहां भी ऐसा ही है कि ये अलग अलग आयाम है, इसके पश्चात हमें क्या निकालना है? एक परिणामी आयाम निकालना है। क्या निकालना है? अरे सही है, तो सॉल्व करते हैं फटाफट। ये है a1 sin ओमेगा t प्लस a2, यहां पे sin a प्लस b का फॉर्मूला, ओमेगा t cos फाई होता है sin a sin b प्लस a2 बाहर से मैंने मल्टीपल कर दिया है cos ओमेगा t और sin फाई। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप देखिए, इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें भी ओमेगा t दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉमन आ जाएगा। अरे सही है बेटा, और cos फाई इसके साथ लेगा, अरे हाँ है ना, और बाहर से मैं क्या लिख सकता हूं? सही है। साथ में अब ये वाला रिजल्ट अलग लिख दीजिए, a2 cos ओमेगा t और sin फाई। सही है। अब हम दो चीजें करते हैं, लेट माना यहां पे हमने दो चीजें कर ली। एक तो हमने किया a1 प्लस a2 को cos फाई को हमने ले लिया a cos थीटा, क्या लिया हमने से? अपनी तरफ से मान लिया कि ये मान क्या है, ये दो जो मान है इनको हम कह रहे हैं a cos थीटा। क्या कह रहे हैं? ये हम जो परिणामी तरंग है उसका मान ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। अरे सही है। और दूसरा हमने यहां पे देखिए a2 और sin फाई, यानी कि a2 sin फाई इज इक्वल्स टू हमने मान लिया a sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दो चीजें हमने मान ली और ये दोनों मान हम यहां रखते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। यहां पे मैं रखूंगा, पहले आप लिख लीजिए a, फिर लिख दीजिए sin ओमेगा t और फिर क्या लिख दीजिए cos थीटा। लिखने का तरीका आगे पीछे क्या है, फिर से मैं sin a प्लस b का फॉर्मूला बना रहा हूं। अरे सही है। इसके पश्चात देखिए फिर क्या हुआ, यहां मान रखेंगे तो यहां हो जाएगा a cos ओमेगा t और sin थीटा। अब a दोनों में है तो कॉमन ले लिया, sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा। क्या आपको फिर से sin a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है? अरे वही तो फॉर्मूला जो हमने ब्रेक किया था। अरे है नहीं है? यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे a sin ओमेगा t प्लस थीटा। अरे हाँ है ना, a ये है और जो थीटा है वो b का काम करेगा, राइट, ऑफ y। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हमने ये प्रूव किया, जो अभी मैंने आपके पास रिजल्ट निकाला है, ठीक है ना, इस रिजल्ट से मैंने आपको ये प्रूव करवाने की कोशिश की है कि यहां पर जो परिणामी तरंग है वो फिर से एक सरल आवर्त गति को दिखा रही है, यानी कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वेव है। सरल आवर्त गति बोलते हैं, उसकी तरंग को क्या कर रही है, वो डिनोट कर रही है। अरे समझ में आ गया? तो ये हमारा तय हो चुका है कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में एक साथ चली और चलने के पश्चात वो एक परिणामी तरंग बनाते हैं, यानी वो दो तरंगे नहीं होती है, उसके बाद कितनी तरंग होती है? ठीक है, एक कब होगी? कंडीशंस पहले ही बता रखी है। अगर उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, यानी कि उनकी आवृत्ति में बहुत ज्यादा अंतर होगा, तरंग दैर्घ्य में बहुत ज्यादा अंतर होगा, आयाम में बहुत ज्यादा अंतर होगा, तो वो एक तरंग नहीं बनेगी। एक तरंग बनने की कंडीशन है कि उनमें कला संबंध बहुत नियत होना चाहिए और उनकी जो आवृत्ति है या जो तरंग दैर्घ्य वो लगभग समान होनी चाहिए, फिर वो क्या होगी? एक परिणामी तरंग बनेगी। अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट अब है ए और थीटा। ये दो कंडीशंस हैं, इनके थ्रू पूरी व्यतिकरण की घटना आपको समझ में आनी चाहिए। अभी तक जितना समझाया समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है? दो तरंगे जब एक साथ एक माध्यम में चलती हैं तो उनमें उन तरंगों के कारण एक परिणामी तरंग उत्पन्न हो जाती है। वो परिणामी तरंग अब क्या करने वाली है? वो माध्यम, क्योंकि हमने सिद्धांत तो पढ़ा है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर उसकी तीव्रता ऊंची होगी, ज्यादा होगी, और कुछ बिंदुओं पर क्या होगी? कम होगी। वो हम सब ए और थीटा के थ्रू समझने वाले हैं। अरे सही है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जितना आपको बताया समझ में आ गया? आ गया है। अब हम आगे यहां पर a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल्स टू a cos थीटा, जो कि हमने माना हुआ,
और दूसरा a2 sin phi इज इक्वल टू a sin थीटा। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो परिणामी तरंग है उसका आयाम ज्ञात करने वाले, उसका आयाम कितना होगा, a होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरंग की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। अरे समझ में आ रहा है, आयाम क्या होता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए ये एक तरंग है, एक तरंग में आपको आयाम होता है एक साइड की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये सारे विस्थापन है, यहां विस्थापन, ये विस्थापन है सारे, ठीक है। मान लीजिए y1 y2 y3, तो जो मैक्सिमम विस्थापन होता है एक दिशा में, जो अधिकतम विस्थापन होता है तरंग का, कौन है अधिकतम विस्थापन, ये है ना, इसे कहते हैं। तो मान लीजिए ये a है, ठीक इतना ही यहां भी होगा, ये क्या है, a है। ये परिणामी तरंग है, क्या है, अरे समझ में आ गया। तो ये आयाम जितना ज्यादा होगा, जैसे जितना ऊंचा होगा तो तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, जितना कम होगा तीव्रता उतनी कम होगी, राइट। और कला संबंध का अर्थ ये होता है कि तरंग की स्थिति क्या है, किसी टाइम पे मैं यहां पे की बात कर रहा हूं, राइट, या मैं यहां पे की बात कर रहा हूं। तो जैसे यहां पे मैं आपको कला संबंध बताऊं तो यहां पे 90 डिग्री का कोण होता है, कितने का होता है, यानी कि यहां पे अगर हम कोण का मानते हैं तो वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हो सकता है इधर कहीं देखें तो यहाँ पे 45 का होगा, कितना होगा, अरे समझ में आ रहा, यहां कहीं देखें तो 135 होगा। फिर यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो कला कितनी होती है, 180, कितनी होती है, इसी प्रकार से यहाँ 360। तो ये क्लियर हो चुका है। अब हमने ये जो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a और थीटा। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जब भी ऐसी स्थिति आए आप इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, साइन और कॉस में आपको जहां इक्वेशन दिखे और आप चाहते हैं कि उसमें साइन ना आए, कॉस ना आए, उन दो इक्वेशन को आप स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। तो यहां भी ऐसे करें, इसको आप स्क्वायर करेंगे, देखिए ध्यान से मैं यहीं पे कर रहा हूं, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर होगा। यहां बच्चे गलती करते हैं, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर, ऐसा नहीं करते हैं, पूरे का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। क्या होगा, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और उसके साथ क्या भी है, cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5। समझ में आ गया, अरे a1 स्क्वायर प्लस है ना, मतलब a2, a प्लस b का कर जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो ये यहाँ पे ये कंडीशन आ गई इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड भी कर रहा हूँ साथ में, तो ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा हूँ, ये अकेला है, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इस साइड इज इक्वल्स टू, इस साइड पे हो जाएगा बेटा, देखो a स्क्वायर हो जाएगा, अरे होगा, और cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे सही है। यहाँ देखिए ये a1 स्क्वायर, इस वाला क्या किए, इसमें और इसमें आपको a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो लीजिए a स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5। अरे सही है। इसकी और इसकी वैल्यू, यानी कि कहीं पे भी अगर एक ही एंगल के लिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हुआ प्लस क्या हो जाएगा, 2a1 a2 cos 5 हो गया। अरे सही है। और इज इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है, a स्क्वायर। क्या बच रहा है, a स्क्वायर। सो फाइनली a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। हमने जो आयाम माना हुआ था, परिणामी तरंग का एक आयाम हमने माना था a, कैपिटल A, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। और देखो वैल्यू किसमें फाइंड की है, उन दो तरंगों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, उन दो तरंगों के आयामों के रूप में। a1 किसका आयाम है, पहली तरंग का, a2 किसका आयाम है, दूसरी तरंग का, 2a1 a2 ये फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है। और जो 5 है वो उन तरंगों के बीच क्या था, कला संबंध। क्या था, कला संबंध। अरे था या नहीं था। तो कुल मिला के आपने आयाम का मान ज्ञात कर लिया है। अरे सही है। सारी कहानी इसी पे है। इसके बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसमें डिस्कस 2 पॉइंट पे करेंगे।
पहला पॉइंट है हमारे पास, जब हम फाई की वैल्यू, यहां पे आपको देखना है, यहां पे करते इसको, एक आप फाई की वैल्यू आप लेंगे +1 और दूसरा फाई की वैल्यू लेंगे आप -1। ऐसा क्यों लिया मैंने? जो कॉस होता है, कॉस का जो मैक्सिमम मान होता है वो +1 होता है। कितना होता है? +1। अरे समझ में आ रहा है? और जो मिनिमम मान होता है यानी कम से कम मान होता है वो क्या होता है? -1। तो इन दो कला संबंधों पे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो हम देखना चाहते हैं। तो अब कंडीशन समझ लीजिए, ये ऐसे ही लिखा नहीं जाता, इसका मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले cos फाई इक्वल्स टू 1 कह रहे हैं, तो फाई का मान क्या होगा? कब आता है 1? जब फाई की वैल्यू 0 क्या होगी? अरे कब कब आता है? +1 cos फाई का मान। अब मैं यहां पे cos फाई की वैल्यू 1 कब कब आएगी? जब फाई का मान या तो क्या होगा? 0 या क्या होगा? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और इसी तरीके से आगे। समझ में आ रहा है? ये कॉस के लिए वैल्यू का मान है। हम कह रहे हैं कि कॉस का जो मान है, कॉस फाई का जो मान है वो +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यानी 1 आना चाहिए। और 1 कब आता है? 0 के लिए आपको पता है। अरे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? होती है। तो उसके बाद 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। 360 की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आया? तो ये वैल्यू है 2 पाई, 4 पाई, यानी कि कुल मिला के 2 एंड पाई जितने भी सम संख्याएं होंगी क्या होंगी? इस सम में है ना? चला कि नहीं चला? 2, 4, 6, फिर क्या चलेगा? 8, फिर चलेगा 10। तो हमने सीधे लिख दिया 2 एंड पाई। वेयर n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3। अरे है ना? समझ में आ रहा है? आप n की वैल्यू 1, 0 रखेंगे तो कौन सा मान आएगा? 0 आएगा। आप 1 रखेंगे तो कौन आएगा? 2 पाई आएगा। आप 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 पाई। फिर आप 3 रखेंगे तो 6 पाई। समझ में आ रहा है? तो हमें पता लगा कि फाई की वैल्यू जब जब इवन नंबर में होगी यानी सम संख्याओं में होगी, कोण के रूप में, है ना, यानी कि उन दो तरंगों के बीच, अब कुल मिला के आप यहां आ जाएंगे। फाई क्या था? उन दो तरंगों के बीच में क्या था? कला संबंध। तो यहां पर थोड़ा सा जो कला संबंध है उस कला संबंध को समझ लेते हैं। 0 कला संबंध का अर्थ क्या हुआ कि जो दो तरंग है, मैं यहाँ पे 2 तरंगें दिखाई। जो पहली तरंग है ये तरंग चल रही है, दूसरी तरंग भी इसी तरीके, ये डॉट डॉट में दिखा रहा हूं, इसी के ऊपर चल रही है। तो ये जब 2 तरंगें एक साथ चलती है इसको कहते हैं 0 कला संबंध। क्या कहते हैं? 0 कला संबंध। सही है। अब हम कह रहे हैं 2 पाई का। किसका? 2 पाई का अर्थ क्या हुआ? देखिए ये पहली तरंग है, इसको आप पहली तरंग मानिए, और ये जो दूसरी तरंग है देखिए 1, 2, इस तरीके से लगभग इसके 2 साइकिल पूरे हो जा रहे। कितने हो जा रहे? तो इनमें कितने का अंतर होगा? अरे कितने का होगा? 360 का। 2 पाई का। कितने का? 2 पाई का। देखो यहां पे तक इसका, यहां से लेकर ये स्टार्टिंग से लेकर यहां तक 2 पाई पूरा हो गया। फिर अगला 2 पाई क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक। आप एक चीज देखिए, जहां ये 0 पे आ रहा है ये भी क्या आ रहा है? 0। तो इसकी कला इस टाइम पे क्या कहलाएगी? समान कला। क्या कहलाएगी? समान कला। तो इन पॉइंट पे यानी इस और इस पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस होगा यानी कि जो परिणामी तरंग होगी, उस परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम। अरे सही है। इसी प्रकार से यहां पर 4 पाई का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 4 पाई। तब भी ये समान कला में आएंगे। कब आएंगे समान कला में? 4 पाई के बाद। किसके बाद? 4 पाई। अरे समझ में आ गया? तो 2 तरंगों में जब अंतर इस तरीके का हो तो इसको हम कहते हैं समान कला। क्या कहते हैं? समान कला। या कला के साथ एक अंतर। अरे ठीक है। तो यहां पे देखिए आयाम में क्या फर्क पड़ता है? आयाम हम यहां पे क्या करिए? a इज इक्वल्स टू, आप वैल्यू रखिए इसमें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2a1 a2 और cos माना मैं 0 रख लेता हूं। क्या रख लेता हूं? cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? अरे है नहीं है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? a1 प्लस a2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। हम कह रहे हैं कि जब 2 तरंगे समान कला में हो, क्या हो? अरे किस में हो? समान कला में, या एक नियत कला अंतर हो उनमें। सही है। तो उन तरंगों में क्या हो रहा है? जो परिणामी आयाम है, जो क्या है? अरे परिणामी आयाम है ना,
जो एम्पलीट्यूड है वो उन दोनों का योगफल हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो परिणामी तरंग होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तरीके समझिए आप। मान लीजिए एक तरंग ये है, इसका जो आयाम है वो क्या है? A1 है। क्या है? A1। और ये जो दूसरी तरंग है इसका आयाम क्या है? A2। तो जो परिणामी तरंग होगी, ये तीसरी जो ये पहली तरंग है, ये दूसरी है और ये परिणामी तरंग है, तो इसका जो आयाम होगा इन दोनों का योग इस तरीके से बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये था 5 सेंटीमीटर, ये था 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो आयाम होगा वो कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। अरे 8 प्लस 5 समझ में आ गया? जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी मैंने आपको बताया और इस तरीके से भी मैंने आपको समझाया। तो व्यतिकरण की ये जो घटना है जिसमें आयाम बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। यानी जहां पर उनके आयाम जुड़ रहे हैं, इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे समझ में आ रहा है? क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव। और इसको बोलते हैं संपोषी। अरे क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। इसका अर्थ अब आपसे कोई पूछेगा कि संपोषी व्यतिकरण क्या हुआ था, आप क्या कहेंगे? अरे जब दो या दो से अधिक तरंगें जिनके आयाम या आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य लगभग समान हो, एक साथ एक ही माध्यम में संचरण करती हैं, तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर, ध्यान दें, माध्यम के जिन बिंदुओं पर उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, यानी उनके आयामों का योगफल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार आप माइनस वाले को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि जो कॉस का मान होता है वो -1 कब आता है? तो आपको पता होना चाहिए कॉस पाई यानी 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। अरे सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके लिए कंडीशन बनी फाई इज इक्वल्स टू पाई। उसके पश्चात एक निश्चित अंतर, तो निश्चित अंतर होता है 2 पाई का। किसका? 2 पाई। तो पाई के बाद 2 पाई का अंतर यानी क्या हो जाएगा? 3 पाई। अरे फिर क्या आ जाएगा? 5 पाई। फिर क्या आ जाएगा? 7 पाई। अब आप देख सकते हैं जो नंबर है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। क्या? और इनका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 पाई। अरे लिखा जा सकता है जी, फॉर्मूला बन गया ना। हम ऐसे याद क्यों करें भाई, हम इसको याद कर लेंगे। तो ये फाई के मान के लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया, इसको हम जनरल कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, इस पे ये बोर्ड में पूछी जाती है। संपोषी और विनाशी, ये संपोषी था। अब जो व्यतिकरण में पढ़ा रहा है उसको विनाशी बोलते। क्या बोलते? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशंस याद कीजिए। किसमें से? कलांतर के रूप में आए। किसके रूप में? अरे फाई क्या था? कला तो था। स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे, जो फाई है वो क्या है? कला है। क्या है? कला। अरे समझ में आ गया? कला तो है ये। तो यहां पर देखिए ये कंडीशन आ गई। यहां पे n का मान क्या क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और इस तरीके से आगे रख के देखिए। 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, पाई आ रहा है। क्या है? 2 रखिए 3 आ रहा है। अरे ठीक है ना? नहीं सॉरी, 1 रखिए 3 आ रहा है, 2 रखिए 5 आ रहा है। सॉल्व करके देखना है आपने इसको। सही है? अरे क्लियर है? फिर आप a का फॉर्मूला बना दीजिए इसके लिए। तो a इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और यहां पे cos पाई लिखा, पाई नहीं हो, पाई है। पाई तो एंगल है। -1 हो गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। राइट? यहां पे फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट को यहां पे क्या करने वाले हैं? हटा देंगे। अरे हाँ है ना? तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। कब? जब उनमें कलांतर कितना है? पाई का। या कितने का है? 3 पाई का। या कितने का है? 5 पाई का। ऑड नंबर में। किसमें? ऑड नंबर में। समझ में आ गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे हो क्या रहा है? यहाँ पे उनके जो आयाम है ना, वो आयाम घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अगर a1 ग्रेटर है तो ये फॉर्मूला आएगा। यदि हम कहें a2 ज्यादा है, कौन? जरूरी नहीं है आएगी, फिर आपका a2 माइनस क्या आ जाएगा? a1। ये कंडीशन कब आएगी? जब a2
बड़ा है, और ये कंडीशन कब आएगी जब A1 बड़ा है, लेकिन घट रहा है ना। अरे क्या हो रहा है? तो कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। ये कंडीशन आई हमारे पास A इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि माध्यम के कुछ कणों पर यदि उसमें जो कला संबंध है वो कितने का है, पाई का है, 3 पाई का है, इस तरीके का संबंध है, तो माध्यम के उन कणों पर उसमें क्या होता है, जो आयाम है वो घट रहा है। क्या हो रहा है? अरे माइनस हो रहा है। आप एक कंडीशन ले लीजिए, इफ A1 बराबर A2, यानी कि उनके आयाम जो है तरंगों के हम बराबर कर लेते हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं रखते उनमें। क्या ले लेते हैं? अरे समझ में, पहले का आयाम और दूसरे का आयाम क्या है आपस में? तो देखिए, जो परिणामी तरंग होगा उसका आयाम क्या आएगा बेटा? 0। अरे 0 नहीं आएगा ना। 0 का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश है ही। तो कंडीशन ये आपके पास आ रही है किसके लिए? इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे सही है। या इसको बोला जाता है बेटा विनाशी। क्या बोला जाता है? विनाशी व्यतिकरण। क्या बोला जाता है? विनाशी व्यतिकरण। विनाश हो रहा है। अरे समझ में, तो ये हो गया आपके पास विनाशी व्यतिकरण। अरे सही है, कंडीशन समझ में आ गई। तो आपके पास 2 कंडीशन थी। आपसे पूछा जाएगा कि संपोषी के लिए क्या है, तो संपोषी के लिए है कलांतर 2n पाई। क्या है? 2n पाई। जहां n के मान क्या थे? 0, 1, 2, 3 अप टू ये। और दूसरी कंडीशन है विनाशी के लिए, उसके लिए है 2n प्लस 1 पाई, राइट। और यहां भी n की कंडीशन क्या है? 0, 1, 2, 3 और कंडीशन समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आज हमने क्या सीखा, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक साथ एक माध्यम में चलेंगी तो उनके चलने से माध्यम के बिंदुओं पर, ध्यान रखना, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता घट जाती है। यह तो है व्यतिकरण की घटना। उसके बाद जिन बिंदुओं पर बढ़ती है उसे हमने कहा संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर घट जाती है उसे हमने क्या कहा? विनाशी व्यतिकरण। क्या कहा? विनाशी व्यतिकरण। और कंडीशन समझ में आ गई? अरे आ गई ना। तो इस तरीके से देखिए, आपने अध्यारोपण के सिद्धांत से अच्छे तरीके से इसको फाइंड कर लिया। क्लियर है? इसको थोड़ा सा जो ये डिस्ट्रक्टिव वाला है, इसे मैं आपको तरंग रूप में भी दिखा दूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए एक तरंग ये है, मान लीजिए एक तरंग आपके पास ये है, ये पहली तरंग है, राइट। ऐसे ही ये भी क्या है? दूसरी तरंग है। इनमें यदि ये समान कला में नहीं है, इनके बीच जो कला का अंतर है वो पाई का है या 3 पाई का है, तो जो परिणामी होगी, जो क्या होगी, वो इन दोनों का अंतर है, तो कैसे आएगी? ये ज्यादा है ना, ये कम है, तो इन दोनों का अंतर आएगा। अरे समझ में है? तो कुल मिला के जो व्यतिकरण की घटना है उसके लिए जो पहली कंडीशन आती है वो मैंने आपको इस तरीके से आज बता दी। इसमें एक संबंध और आता है, पथांतर का संबंध। किसका संबंध आता है? पथांतर। अब हम इसको पथ के रूप में ले जाते हैं। एक तो कलांतर हुआ, कलांतर वाला संबंध जो होता है कोण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? और जो पथांतर वाला संबंध होता है वो पथ के अंतर के रूप में होता है। सही है? तो उसको मैं आपको समझाऊं उसके लिए, राइट। तो अभी तक मैंने आपको जो संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसके लिए जो कला संबंध है यानी कि फेज रिलेशन है वो बताया। और वो रिलेशन हमारे पास इस तरीके से फाइंड हुआ, phi is equals to 2n pi और phi is equals to 2n plus 1 pi। ये था कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये क्या था? डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब हम पथ के रूप में, पथांतर के रूप में संबंध बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किसी भी वेव के लिए कला और पथ, ये 2 चीजें क्या होती है। तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो मान लीजिए ये एक वेव है। इस वेव को जब हम दिखाते हैं तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअली इसको हम एक इस तरीके के सर्कुलर पाथ पर दिखा सकते हैं, यानी कि सर्कल के रूप में दिखा सकते हैं। ये देखिए 4 भाग हैं इसके, तो यहां भी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग।
ठीक उसी प्रकार से ये होता है, यहां से यहां तक आप कहते हैं कितने डिग्री का कोण होता है 90, फिर यहां से लेकर यहां तक 180, फिर 270 और फिर 360। सेम यहाँ ये अगर समझ में नहीं आता तो इस तरह यहाँ पे तक क्या हो गया पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2 पाई। कितना हो गया 2 पाई। तो यहाँ दिखाया मैंने। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको पथांतर और जो कलांतर है उन दोनों को समझाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी टाइम पे किसी कण की स्थिति ये है, राइट। तो जो कण की स्थिति है यहां से मैं एक ड्रॉ करूंगा, तो ये जितना भी कोण बनाता होगा जिसको हम यहाँ पे ओमेगा टी कह रहे हैं, मान लीजिए ओमेगा टी का मान यहाँ पे 45 है। कितना है 40। तो ये तो उसकी कला हो गई। क्या हो गई? अरे क्या हो गया? कला। पथांतर क्या होता है? आपको यहां से लेकर यहां एक लंब खींचना होता है, मतलब इस बिंदु से इस अक्ष पे क्या खींचना होता है? लंब। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये होता है पथ। ये क्या होता है? पथ। तो कला ये है, पथ ये है। अब देखो कला और पथ एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार से होते हैं। मान लीजिए दूसरी पोजीशन ये है, तो आप जानते हैं यहां पे ये होगा। अब कोण का मान 45 रहेगा, बदल जाएगा? अरे बदल जाएगा, हो सकता है 75 हो गया। कितना हो गया? 75। तो देखते हैं यहां से अगर आप ऐसे खींचेंगे तो देखो पथ भी तो बदल गया, बढ़ गया ना पथ, तो है ना इनमें संबंध। फिर मान लीजिए यहां पे आ गए तो अब कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अब कला कितनी होगी? 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ पे पथ देखें तो पथ यहां से लेकर यहां तक का हो जाएगा, तो पथ भी बढ़ रहा है ना। यही हम मैक्सिमम वाली कंडीशन जिसको हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कला और पथ में संबंध होता है। अरे सही है। और वो संबंध कैसा होता है? इस तरीके का संबंध होता है। यहाँ पे कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। ये कक्षा 11 में ये संबंध आपको पढ़ाया गया है जब हमने तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, वेव के तरंगों के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमने इसको प्रूव किया था। तो यहां पर हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसे हम के भी कहते हैं, और डेल्टा एक्स ये है कलांतर। क्या है? कलांतर। और यहां पर ये क्या चीज है? पथांतर। क्या चीज है? पथांतर। अरे समझ में आ गया बेटा? तो इस संबंध का प्रयोग करते हुए अब हम कंडीशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए। देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए कलांतर ये है, अरे है, तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी के लिए। तो संपोषी के लिए क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है फाई इज इक्वल्स टू 2n पाई, यही है। इस संबंध को मैं यहां पे रखूं, इस वाले रिजल्ट में, अरे रखूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2n पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा और इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान से 2 से पाई से, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। बच रहा है नहीं बच रहा है? बच रहा है ना। बिल्कुल यही कंडीशन है। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इससे पहले वाली जो कंडीशन थी वो किसके टर्म में थी? वो थी कला संबंध के रूप में। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। यदि वो पूछता है कि संपोषी और विनाशी व्यक्तीकरण के लिए कला संबंध क्या है, तो आपको ये वाला रिजल्ट देना है। यदि वो कहता है पथांतर संबंध क्या है, क्या पथांतर संबंध क्या है, तब आपको ये फाइंड करना है। अब n के मान देखिए कहां से स्टार्ट हुए थे? 0 से। तो यहां भी आप स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 वाला हम लेंगे नहीं। यहां पे हम कंडीशन कहां से लेंगे? लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर, अरे यही तो आएगा, नहीं आएगा? n के मान 0 तो 0 तो 0 ही आएगा। और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। कंडीशन आपकी 1 2 3 4 समझ में आ गया? अरे सही है। अब हम अगले संबंध की तरफ चलते हैं। अगला क्या था? विनाशी के लिए था। तो यहां पे हम करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव। किसके लिए? राइट। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन आपके पास आ रही है? डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन आ रही है 2n+1 पाई। अरे आ रहा है। और सामने में यही संबंध रखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा और डेल्टा एक्स। फिर से देखिए पाई से पाई और कुछ नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा और ये अपॉन क्या हो जाएगा 2। यहाँ 2 भी बचा था, अरे बचा था। तो आपकी मर्जी है 2 से अंदर मल्टीपल करते हैं या नहीं करते हैं।
सही है, ये जनरल कंडीशन क्या है? अरे जनरल का मतलब सबके लिए आ गया। अब आप n का मान रखिए, n का मान कहां से रखेंगे? 0 1 2 3। तो देखिए जब 0 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या आएगी? डेल्टा x इक्वल्स टू क्या आएगा? अरे सॉल्व करके देखिए, फिर आप 3 लैम्डा बाई फिर 5 लैम्डा बाई 2, ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। तो जब पथांतर, देखिए दो अंतर आ रहे हैं, यदि उनमें जो तरंगे हैं, फिर से बता रहा हूं, जो दो तरंगे हैं, यदि उनमें पहले में जो पथ का अंतर है लैम्डा लैम्डा का है, किसका है? और लैम्डा क्या होता है फिर से वो भी समझ लेते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। तो यदि उनमें लैम्डा लैम्डा का अंतर है तब भी कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा होगा? समपोषी। लेकिन उनमें यदि लैम्डा बाई 2 का है, 3 लैम्डा बाई 2 का है, 5 लैम्डा बाई 2 का है, तब उनमें कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। तो फाइनली आज हमने जो अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पे हमारे पास ये दो चीजें मुख्य रूप से आई। फेज रिलेशन में 2n पाई का रिलेशन आया और साथ में पथांतर वाले रिलेशन में, किसमें? जिसको हम डेल्टा एक्स से दिखा रहे हैं, उसमें क्या आया? n लैम्डा। ये दोनों किसके लिए आए बेटा? समपोषी। अरे आए, व्यतिकरण के लिए आए। सही है। फाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स 2n प्लस 1 क्या हुआ? लैम्डा बाई 2। ध्यान रखिए इसमें लैम्डा है और इसमें पाई है। कौन और ये अंदर, ये किसके लिए आया बेटा? विनाशी व्यतिकरण के लिए। अरे आया। तो कुल मिला के हमने ये दोनों कंडीशंस तैयार कर ली हैं। कल के वीडियो में या कल जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश कीजिए। नहीं होते हैं तो मुझसे पूछिए। और ये जो थ्योरी मैंने आज पूरी की पूरी आपको बताई है, इसके नोट्स आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना?